प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे लोकमत या जनमत का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति और विशेषताएं। अर्थात आज की वीडियो में हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसकी जानकारी अक्सर न केवल विद्यार्थी बल्कि राजनेताओं को भी बहुत कम होती है। इसी बात को ध्यान में रखते आज हम लोकमत के ऊपर विस्तृत रूप में चर्चा करेंगे कि आखिर लोकमत है क्या चीज। प्रत्येक प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत भी किसी न किसी रूप में लोकमत से संबंधित प्रश्न अवश्य ही पूछा जाता है। तो मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, सर्वप्रथम आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, जिससे प्रतिदिन जो हम वीडियो क्लास अपलोड करते हैं उसकी जानकारी, सूचना आपको प्राप्त हो सके। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ध्यान दीजिएगा, लोकमत है क्या चीज। वास्तव में जब हम स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थियों को पढ़ा रहे होते हैं या यूजीसी नेट के विद्यार्थियों को पढ़ा रहे होते हैं तो अक्सर मैं पूछ बैठता हूं कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप मुझे ये बताइए कि इस बार बीजेपी की सरकार बनने वाली है या कांग्रेस की, जनमत किसके पक्ष में है। तो विद्यार्थी जवाब देते हैं, कुछ कहते हैं कांग्रेस, कुछ कहते हैं बीजेपी। मैं तुरंत उनसे पूछ बैठता हूँ कि ये जनमत क्या है भाई, लोकमत क्या है। तो विद्यार्थी कह देते हैं कि सर, जनता का जो मत होता है वही जो है जनमत है, लोकमत है। नहीं भाई, ये इसका वास्तविक अभिप्राय नहीं है। इसलिए आज हम आपको बता रहे हैं कि वास्तव में लोकमत है क्या चीज़। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपके लिए डायग्राम तैयार किया है जिसके माध्यम से आप बेहद अच्छे तरीके से ये समझ जाएंगे कि जनमत है क्या चीज। ध्यान दें भाई, वास्तव में किसी भी समस्या विशेष पर, चाहे वह सरकार के गठन से संबंधित हो, चुनाव से संबंधित हो, या फिर जो है जैसे मैं हमारे भारत का उदाहरण दूं तो अनुच्छेद 370 को समाप्त करना है। बीजेपी का कहना था, ये घोषणा पत्र में बातें थी। राम मंदिर का निर्माण किया जाना है, ये भी उनके घोषणा पत्र में था, बीजेपी के में। तो क्या जनता अब इन दोनों समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अपने विचार बना रही है? तो एक प्रकार से यही तो जनमत है, यही तो लोकमत है। अब इसको कैसे समझेंगे? समस्या विशेष मैंने आपको बता दिया, जैसे अनुच्छेद 370 का मामला था, वो एक समस्या थी। राम मंदिर विवाद था, तो ये भी एक समस्या थी। और भी अनगिनत समस्या हैं, जैसे बेरोजगारी की समस्या है, जनसंख्या विस्फोट की समस्या है, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या, दुनिया भर की समस्या होती है सभी देशों के सामने। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बताऊंगा कि जनमत क्या चीज है। ध्यान दें भाई, समस्या विशेष पर, समस्या मैंने आपको गिना दी कितनी समस्या है। समस्या विशेष पर क्या कह रहा हूं मैं? समस्या विशेष पर समाज के विविध विचारों का, क्या कहा है मैंने? समाज के विविध विचारों का अपेक्षाकृत स्थायी समन्वयी मत ही लोकमत या जनमत है। मतलब किसी भी समाज के सामने, किसी भी देश के सामने अनेकों समस्याएं होती हैं, विवाद के अनेकों मुद्दे होते हैं। तो उस समस्या विशेष पर समाज के विविध विचारों का अपेक्षाकृत स्थायी व समन्वयी मत ही लोकमत कहलाता है। फिर से दोहरा रहा हूं, समझना है। किसी भी समाज, देश विशेष के सामने अनेकों समस्याएं होती हैं। तो समस्या विशेष पर समाज के विविध विचारों का अपेक्षाकृत स्थायी व समन्वयी मत ही लोकमत या जनमत कहलाता है।
सामान्य सा अभिप्राय है। अगर आप इसको व्यापक रूप में लें तो मैंने यहाँ लास्ट में लिखा है आपके लिए, इधर इसके अभिप्राय में क्या कि लोकमत जनसाधारण का ऐसा मत है जो अपेक्षाकृत स्थायी, विवेकी मतलब बुद्धि संगत होना चाहिए, आवेगों से ग्रसित होकर के नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम भारत की बात करते हैं, जब चुनाव होते तो उस समय हम देखते हैं कि वास्तविक रूप में जनता भावनाओं से ग्रसित हो जाती है, आवेगों से ग्रसित हो जाती है, तो वो जनमत नहीं कहलाएगा। क्या? लोकमत जनसाधारण का ऐसा मत है जो अपेक्षाकृत स्थायी, विवेकी मतलब बुद्धि संगत, विवेकी व सार्वजनिक हित साधन के लक्ष्य से उत्प्रेरित तथा समाज के आदर्शों का रक्षक होता है। वास्तव में लोकमत यदि स्वार्थ पर आधारित है, सार्वजनिक हित में नहीं है, तो वो लोकमत नहीं कहलाएगा। लोकमत वास्तविक रूप में विवेकी होना चाहिए, स्थायी भी होना चाहिए, सार्वजनिक हित पर आधारित होना चाहिए, इसी के साथ में समाज के आदर्शों का भी रक्षक होना चाहिए। जैसे हम समाज के आदर्शों की बात करें तो वास्तविक रूप में नैतिकता, न्याय समाज के आदर्श है, तो इनका रक्षक होना चाहिए जनमत। अगर मान लीजिएगा वास्तविक रूप में जनमत इनका रक्षक नहीं है, तो वो जनमत नहीं है, वो लोकमत नहीं है। वास्तविक रूप में जनमत वही होता है जो समाज के आदर्शों का रक्षक होता है, समाज की जो उच्च मूल्य व्यवस्था होती है उसका रक्षक होता है। वास्तविक रूप में उसका आधार सार्वजनिक हित होता है, स्वार्थ नहीं हो, वर्ग हित नहीं हो, जाति का हित नहीं हो, बल्कि संपूर्ण समाज का हित हो, वही तो लोकमत कहलाता है, वही तो लोकमत कहलाता है। आज हम देखते हैं चुनाव के अंतर्गत वास्तविक रूप में जब स्वार्थ भावना के आधार पर मतदान किया जाता है तो भाई उससे लोकमत की अभिव्यक्ति नहीं होती, जनमत की अभिव्यक्ति नहीं होती, बल्कि स्वार्थ की अभिव्यक्ति होती है। वास्तविक रूप में लोकमत का आधार तो सार्वजनिक हित होता है, सार्वजनिक हित होता है। लोकमत आप उसको नहीं कह सकते हैं कि एक तरफ मान लीजिएगा हम ये कहें कि भाई बहुमत है वही लोकमत है, नहीं भाई, बहुमत तो जो है स्वार्थ भावनाओं से प्रेरित हो सकता है? स्वार्थ पर भी आधारित हो सकता है, तो क्या उसको लोकमत कहेंगे? नहीं, उसको लोकमत नहीं कह सकते हैं। और क्या अल्पमत जो होता है उसको लोकमत कह सकते हैं? नहीं, ये भी इसका कोई आधार नहीं है। क्या सर्वसम्मति को लोकमत कहेंगे? नहीं, सर्वसम्मति तो ये भी तो हो सकती है, मान लीजिएगा किसी वर्ग विशेष जाति विशेष की हम बात करते हैं तो सर्वसम्मति इसको निर्णय ले लिया जाता है और उसका आधार स्वार्थ होता है, तो क्या लोकमत कहलाएगा? नहीं, उसको भी लोकमत नहीं कहेंगे। वास्तविक रूप में लोकमत का आधार तो क्या होता है? विवेक होता है और सार्वजनिक हित होता है और समाज के आदर्शों का वो रक्षक होता है। वास्तविक रूप में लोकमत किसको कहेंगे? लोकमत उसको कहेंगे जो कि विवेक पर आधारित है, सार्वजनिक हित पर आधारित है और समाज के उच्च मूल्य और आदर्शों का रक्षक है, वही लोकमत कहलाएगा। इसलिए लोकमत को हम अल्पमत, बहुमत और सर्वसम्मति से अलग मानेंगे। क्या कहा मैंने? लोकमत को अल्पमत, बहुमत, सर्वसम्मति से अलग मानेंगे, इनको एक नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि लोकमत का आधार सार्वजनिक हित होता है, विवेक होता है और समाज के उच्च मूल्य और आदर्शों की रक्षा होता है, इसका आधार, यही लोकमत कहलाता है। सामान्य सा अभिप्राय। अब बढ़े आगे। भाई मैंने यहाँ पर कुछ बिंदु नोट किए हैं आपके लिए, एग्जाम पूछ लिया जाता है क्या कि प्रारंभिक विचार विमर्श केवल दार्शनिक ही होते थे, अर्थात प्राचीन समय में वास्तविक रूप में हम देखें तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं नहीं थी। ऐसी स्थिति में लोकमत के ऊपर केवल दार्शनिक रूप में ही विचार विमर्श होते थे। क्या कह रहा हूँ? केवल दार्शनिक रूप में ही विचार विमर्श होते थे, क्योंकि उस समय प्राचीन समय प्रजातांत्रिक व्यवस्थाएं मौजूद नहीं थी। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं 1930 के बाद, मतलब 1930 से पहले केवल दार्शनिक रूप में ही विचार विमर्श होते थे लोकमत के ऊपर, जनमत की अवधारणा के ऊपर। ठीक है, 1930 के बाद लोकमत को ही सरकारी अधिकारियों की गतिविधियों का नियामक व संचालक माना जाने लगा। मतलब 1930 के बाद में लोकमत को ही सरकारी अधिकारियों की गतिविधियों का नियामक व संचालक माना जाने लगा। इसको? लोकमत को। कब? 1930 के बाद। 1930 से पहले नहीं। 1930 से पहले तो केवल ये दार्शनिक विचार विमर्श ही होते थे लोकमत के ऊपर, दार्शनिक विचार विमर्श ही होते थे, मतलब राजनीतिक चिंतकों के द्वारा इसके ऊपर केवल विचार विमर्श ही किया जाता था, अपने अपने विचार दिए जाते थे, बल्कि व्यवहारिक रूप में इसका प्रयोग नहीं किया जाता था। अगली बात आती है, एक विद्वान है डेविड होम क्या कह रहे हैं कि भी सभी सरकारें चाहे वे कितनी ही दूषित क्यों न हो अपनी शक्ति के लिए लोकमत पर निर्भर होती। मैं समझाऊंगा इसको। सभी सरकारें चाहे वे कितनी ही दूषित क्यों न हो
अपनी शक्ति के लिए लोकमत पर निर्भर होती हैं। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि भाई चाहे सरकार लोकतांत्रिक हो या तानाशाही हो, लोकतांत्रिक सरकार को तो लोकमत की जरूरत होती है, उसका आधार ही जनमत होता है। लेकिन तानाशाही शासन प्रणाली भी किसी न किसी रूप में जनमत पर ही आधारित होती है। चाहे कोई भी शासक कितना ही बड़ा तानाशाही क्यों ना हो, बड़े से बड़ा तानाशाह भी बिना लोकमत के समर्थन के लंबे समय तक शासन नहीं कर सकता। इसलिए चाहे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था हो, चाहे तानाशाही शासन व्यवस्था हो, जनमत की आवश्यकता सभी को होती है। बिना जनता के समर्थन के लंबे समय तक शासन नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि तानाशाही शासन व्यवस्थाएं भी अपनी शासन व्यवस्था को औचित्यता प्रदान करने के लिए जनमत का ही तो सहारा लेती हैं। और लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं भी यही चाहती हैं कि भी जनता को ज़्यादा से ज़्यादा उनका समर्थन मिले, मतलब जनता का ज़्यादा से ज़्यादा लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को समर्थन मिले। इसलिए चाहे सरकार कोई भी क्यों ना हो, शासन प्रणाली का स्वरूप कोई भी क्यों ना हो, वास्तविक रूप में जनमत का आधार तो सभी के द्वारा लिया ही जाता है। जनमत की सभी को आवश्यकता होती है, जनता के समर्थन की सभी को आवश्यकता होती है। सभी शासन व्यवस्थाएं अपने आप को वैध औचित्य तभी सिद्ध कर पाती हैं जबकि जनमत उनके पक्ष में हो, इसलिए डेविड ह्यूम कह रहे हैं कि सभी सरकारें चाहे वे कितनी ही दूषित क्यों न हों, अपनी शक्ति के लिए लोकमत पर निर्भर होती हैं। अब चलिए इसकी अर्थ और परिभाषा लेते हैं। वैसे लोकमत का सामान्य अर्थ क्या है ये मैंने आपको समझा दिया, फिर भी मैंने मेरे प्यारे विद्यार्थियों की जो महत्वपूर्ण बातें नोट कर दी है यहाँ। चलिए भाई, लोकमत को जन इच्छा कहा गया है। मतलब कुछ विद्वानों के द्वारा लोकमत को जन इच्छा कहा गया है। जैसे कि जीन जैक्स रूसो ने अपना जो सामान्य इच्छा का सिद्धांत दिया है, क्या सामान्य इच्छा का जो सिद्धांत दिया है तो जन इच्छा ही है। रूसो ने भी जो है वास्तविक रूप में जनमत सामान्य इच्छा को ही माना है। अब सामान्य इच्छा जो रूसो की सामान्य इच्छा है ना, इसके लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में देखिएगा, पश्चिमी राजनीतिक विचारों के इतिहास के अंतर्गत मैंने जीन जैक्स रूसो का सामान्य इच्छा का सिद्धांत अलग से बेहद अच्छे तरीके से समझा दिया है। आप प्लेलिस्ट में देखिएगा, यहाँ मैं उसको समझाने का प्रयास नहीं करूँगा। लोकमत को जनिच्छा कहा गया है जैसे कि जीन जैक्स रूसो ने कहा है। अगली जो बात आती है वो एक विद्वान है वाल्टर लिपमान, ये एग्जाम पूछ लिया जाता है। वाल्टर लिपमान ने अपनी पुस्तक पब्लिक ओपिनियन में लोकमत को अनुभवातीत मतलब जो अनुभव पर आधारित होता है, अनुभवातीत से नीचे उतारकर जनता के व्यक्तिगत विचारों से जोड़ने का कार्य किया है। मतलब वाल्टर लिपमान ने लोकमत को या जनमत को अनुभवातीत से, अनुभव पर आधारित जो होता है उससे थोड़ा नीचे उतार करके जनता की व्यक्तिगत विचारों से जोड़ने का कार्य किया है। मतलब वाल्टर लिपमैन का कहना है कि लोकमत जो होता है वह वास्तविक रूप में जनता के व्यक्तिगत विचारों से संबंधित होता है, ठीक है। किसने की ये बात? वाल्टर लिपमैन। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? पब्लिक ओपिनियन। नोट कीजिएगा, एग्जाम पूछा जाता है। अब इसकी एक बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा आती है, किसकी? लावेल के शब्दों में। किसके शब्दों में? लावेल के शब्दों में। लावेल क्या करें? हालांकि लोकमत क्या है ये सामान्य अर्थ मैंने आपको समझा दिया दो रूपों में, एक तो यहाँ पर एक यहाँ पर, दो अर्थों में समझा दिया, तो परिभाषाएं कहीं अलग से थोड़ी ना बनेंगी, यही बातें होंगी इसमें। लावेल क्या करें कि लोकमत मतलब जनमत विवेक और निस्वार्थ भावना के ऊपर आधारित वह विचार है जिसका लक्ष्य जाति अथवा वर्ग विशेष न होकर संपूर्ण समाज का हित होता है। बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है। क्या कह रहे हैं कि लोकमत विवेक और निस्वार्थ भावना के ऊपर आधारित वह विचार। अब ध्यान दीजिएगा, मतलब जनमत क्या है? विवेक बुद्धि पर, विवेक और निस्वार्थ भावना, स्वार्थ भावना नहीं, विवेक और निस्वार्थ भावना के ऊपर आधारित वह विचार है। मतलब ऐसा विचार जो विवेक पर आधारित है और निस्वार्थ भावना पर आधारित है, जिसका लक्ष्य जाति अथवा वर्ग विशेष न होकर संपूर्ण समाज का हित होता है। मतलब यहाँ लावेल का कहना यह है कि लोकमत वह है जो कि वास्तविक रूप में
विवेक और विश्वास पर आधारित एक विचार होता है और जिसका लक्ष्य जाति और वर्ग विशेष न्याय और संपूर्ण समाज होता है। फिर से समझें, लावेल क्या कह रहे हैं कि लोक मत एक ऐसा विचार है, लोक मत एक ऐसा विचार है जो विवेक, क्या कह रहा हूं मैं, जो विवेक मतलब बुद्धि संगत है, जो विवेक और निस्वार्थ भावना पर आधारित है। मतलब लोकमत विवेक और निस्वार्थ भावना पर आधारित एक ऐसा विचार है जिसका लक्ष्य किसी जाति वर्ग विशेष नहीं है बल्कि संपूर्ण समाज की भलाई है, बल्कि संपूर्ण समाज का हित है, भलाई है। ये क्या कहलाता है? लोकमत। अब मान लीजिएगा कुछ जनता वर्ग विशेष को पसंद करती है, जाति विशेष के आधार पर अपने विचार देती है, तो क्या उसको लोकमत कहेंगे? नहीं। वास्तविक रूप में लोकमत का आधार तो विवेक होता है, निस्वार्थ भावना होती है और उसका लक्ष्य जाति या वर्ग विशेष नहीं होता है बल्कि संपूर्ण समाज का हित होता है। इसलिए लोकमत का आधार वास्तविक रूप में क्या होता है? सार्वजनिक हित होता है, सार्वजनिक हित होता है और जो विवेक पर आधारित होता है। मतलब लोकमत एक ऐसा विचार, अब मैं समग्र रूप में सारी बातें समेट लेता हूं यहाँ। लोकमत एक ऐसा विचार होता है जो विवेक और निस्वार्थ भावना पर आधारित होता है और जिसका लक्ष्य संपूर्ण समाज का हित होता है, किसी वर्ग या जाति विशेष का हित नहीं होता है। वह ही लोकमत या जनमत कहलाता है। अब आगे मैंने यहाँ जो ये अभिप्राय बताए, इसमें ये सारी बातें सम्मिलित हो जाती हैं जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है। तो आप नोट कीजिएगा, लोकमत जनसाधारण का ऐसा मत है जो अपेक्षाकृत स्थायी, विवेकी व सार्वजनिक हित साधन के लक्ष्य से उत्प्रेरित तथा समाज के आदर्शों का रक्षक होता है। मतलब वास्तविक रूप में लोकमत उसे कहते हैं जिसका आधार विवेक होता है, जिसका आधार क्या होता है? विवेक होता है और इसी के साथ में जो सार्वजनिक हित पर आधारित होता है, इसी के साथ में जो निस्वार्थ भावना पर आधारित होता है और जिसका लक्ष्य सार्वजनिक हित होता है और समाज के आदर्शों का रक्षक होता है। ये मतलब लोकमत वास्तविक रूप में विवेक, क्या कह रहा हूँ, विवेक और निस्वार्थ भावना पर आधारित होता है और जिसका लक्ष्य सार्वजनिक हित होता है, संपूर्ण समाज का हित होता है, किसी वर्ग या जाति विशेष का हित नहीं होता है। वह ही वास्तविक रूप में लोकमत कहलाता है। तो लोकमत का अभिप्राय हो गया, ठीक है, परिभाषाएं होगी। अब इधर मैंने कुछ बातें और नोट की हैं। चलिए, लोकमत को लेविस बहुमत का मत कहते हैं। मतलब एक विद्वान है, लेविस एग्जाम पूछ लिया जाता है, लोकमत को लेविस नाम के विद्वान बहुमत का मत कहते हैं। मतलब ये कहते हैं कि भाई लोकमत तो जो है बहुमत का मत है, जिनको बहुमत मिल गया वही एक प्रकार से जनमत है। लेकिन वास्तविक रूप में एक लावेल नाम के विद्वान है, लावेल ने इससे असहमति प्रकट की है। लावेल ने कहा कि वास्तविक रूप में जनमत बहुमत का मत नहीं हो सकता, जनमत बहुमत का मत नहीं हो सकता, क्योंकि बहुमत का आधार स्वार्थ भी तो हो सकता है, बहुमत का आधार स्वार्थ भी तो हो सकता है, जबकि लोकमत तो हमेशा सार्वजनिक हित पर ही आधारित होता है। उसका लक्ष्य सार्वजनिक हित ही होता है, संपूर्ण समाज का हित ही होता है। संपूर्ण समाज का हित होगा तो ही वो जनमत कहलाएगा। अगर वर्ग विशेष, जाति विशेष का हित है तो वो लोकमत नहीं कहलाएगा। जबकि बहुमत में तो वास्तविक रूप में यह भी तो हो सकता है कि जन कल्याण पर आधारित नहीं हो, स्वार्थ भावना पर आधारित हो, तब कि उसको जनमत कहेंगे? नहीं, उसको जनमत नहीं कह सकते। इसलिए लावेल ने इससे असहमति प्रकट की है। किससे? बहुमत का मत। मतलब लोकमत को लेविस बहुमत का मत कहते हैं, जबकि लावेल ने बहुमत का मत मतलब इससे असहमति प्रकट की है। अर्थात लोकमत को लेविस बहुमत का मत कहते हैं और लावेल ने इससे असहमति प्रकट की है। किससे असहमति प्रकट की है? बहुमत का मत, इससे असहमति प्रकट की है। और इसके बाद में लोकमत के लिए बहुमत काफ़ी नहीं है और सर्वसम्मति भी आवश्यक नहीं है। मतलब लोकमत के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुमत मिल गया तो लोकमत प्राप्त कर लिया। नहीं भाई, वास्तविक रूप में बहुमत तो स्वार्थ भावना पर भी आधारित हो सकता है और हो सकता है बहुमत के द्वारा वास्तविक रूप में
जन कल्याण संबंधित कार्य नहीं किया जाए, जन कल्याण के विपरीत कार्य किया जाए, तो क्या वो जनमत कहलाएगा? जो बहुमत प्राप्त हुआ है वो जनमत नहीं हो सकता है। इसलिए लोकमत बहुमत से अलग है, और ये कोई जरूरी नहीं है कि सर्वसम्मति प्राप्त कर ली तो वो लोकमत प्राप्त हो गया। नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कि स्वार्थ के आधार पर सर्वसम्मति प्राप्त कर ली जाए, हैं, तो क्या उसको जनमत कहेंगे? नहीं भाई। इसलिए लोकमत बहुमत, सर्वसम्मति और अल्पमत से अलग चीज है। समझें, लोकमत अल्पमत, बहुमत और सर्वसम्मति से अलग है, इनका अर्थ एक ना समझें। हम केवल आज लोकमत जनमत की बात कर रहे हैं, बाकी ये जो 3 अवधारणा है ये भी अलग से आपको समझा दिया जाएगा। अब देखिएगा, इसके बाद में आते हैं हम लोकमत की प्रकृति और विशेषताएं। लोकमत की प्रकृति और विशेषताएं, तो प्रकृति और विशेषता कहीं बाहर से नहीं आएंगी। यहाँ जो ये सामान्य अर्थ मैंने आपको बताया इधर, और ये डायग्राम, इसके आधार पर ही इसकी विशेषताएं और प्रकृति निकल जाएगी। ठीक है, चलिए मैंने यहाँ जो महत्वपूर्ण बात है वो नोट कर दी है। देखिएगा, लोकमत न सबका मत है, मैंने आपको ऊपर समझाया भी है। लोकमत न सबका मत है, न ही कुछ व्यक्तियों का उग्र रूप से उच्चारित मत है। यह तो ऐसा मत है जो संपूर्ण समाज संदर्भी, जो संपूर्ण समाज संदर्भी होने के साथ ही साथ तर्कपूर्ण व विवेकी होता है। मतलब जनमत जो होता है ना, लोकमत जो होता है, वो सबका मत नहीं है। कहीं ये कह दिया जाए कि भाई सबका मत ही जो है जनमत है, नहीं, सबका मत भी स्वार्थ पर आधारित हो सकता है। लोकमत न सबका मत है और न ही कुछ व्यक्तियों का। अगर मान लीजिएगा कुछ व्यक्तियों के मत की बात आती है तो वो भी जो है जनमत नहीं है, और बहुमत है वो भी जो है जनमत नहीं है, सर्वसम्मति है वो भी जो है लोकमत नहीं है। तो फिर क्या है लोकमत? वास्तव में यह तो ऐसा मत है, मतलब लोकमत एक ऐसा मत है जो संपूर्ण समाज संदर्भी, संपूर्ण समाज के हित में हो, जिसका आधार सार्वजनिक हित हो, जो विवेक पर आधारित हो, निस्वार्थ भावना पर आधारित हो, जो समाज के उच्च मूल्यों और आदर्शों का रक्षक हो। ऐसा मत, ऐसा विचार ही लोकमत या जनमत कहलाता है। चलिए, ऐसा मत है लोकमत, ऐसा मत है जो संपूर्ण समाज संदर्भी, जिसका संदर्भ, जिसका लक्ष्य सार्वजनिक हित है, संपूर्ण समाज का हित है, लोक कल्याण है, जन कल्याण है, जो संपूर्ण समाज संदर्भी होने के साथ ही साथ तर्कपूर्ण व विवेकी होता है। और वास्तविक रूप में जो ये जनमत होता है, जो लोकमत होता है, वो आवेग, भावावेश पर आधारित नहीं होता है, बल्कि वास्तविक रूप में यह तर्कपूर्ण और विवेक पर आधारित होता है। ये विवेकी होता है, ये तर्कपूर्ण होता है, इसका लक्ष्य सार्वजनिक हित होता है। वास्तविक रूप में लोकमत विवेक और निस्वार्थ भावना पर आधारित होता है, और इसका लक्ष्य होता है संपूर्ण समाज का हित। ठीक है, इसलिए लोकमत अल्पमत, बहुमत, सर्वसम्मति से अलग है। अब इसका पहला लक्षण ले रहे हैं, तो इसकी प्रकृति होगी, नेचर होगा इसका लोकमत का, जनमत का। अब इसकी विशेषताएं लेते हैं हम। लोकमत की विशेषताएं, ये अक्सर एग्जाम पूछ ले जाता है, विद्यार्थी गलती करते हैं। नंबर 1, लोकमत सामान्यतया जनसाधारण का मत होता है। अब ध्यान दीजिएगा, लोकमत सामान्यतया जनसाधारण का मत होता है। क्या मतलब हुआ भाई? लोकमत ना तो अल्पमत होता है, ना बहुमत होता है, ना सर्वसम्मति होता है। वास्तविक रूप में तो लोकमत जनसाधारण का मत होता है, जो कि विवेक पर आधारित होता है, जो कि तर्कपूर्ण होता है, और जिसका लक्ष्य सार्वजनिक हित होता है। इसलिए लोकमत को, जनमत को अल्पमत, बहुमत और सर्वसम्मति से अलग माना जाता है। इसी कारण लोकमत के बारे में कहा जाता है कि लोकमत या जनमत
सामान्यतया जनसाधारण का मत होता है, किसी वर्ग विशेष या जाति विशेष का मत नहीं होता है, बल्कि जनसाधारण का मत होता है। यहाँ पर वास्तविक रूप में जो मत होता है वह विवेक पर आधारित होता है, निस्वार्थ भावना पर आधारित होता है, और जिसका लक्ष्य वास्तविक रूप में संपूर्ण समाज की भलाई होता है, संपूर्ण समाज का हित होता है। इसलिए लोक मत को सामान्यतया जनसाधारण का मत कहा जाता है, किसी वर्ग विशेष जाति विशेष का मत नहीं कहा जाता है। अगर किसी वर्ग विशेष जाति विशेष का मत है तो लोक मत नहीं कहलाएगा। ठीक है। दूसरा है लोकमत सार्वजनिक हित व लोक कल्याण की भावना से उत्प्रेरित होता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। लोकमत सार्वजनिक हित व लोक कल्याण की भावना से उत्प्रेरित होता है, मतलब वास्तविक रूप में देखा जाए तो अल्पमत लोक कल्याण की भावना से प्रेरित हो ये कोई जरूरी नहीं है, बहुमत लोक कल्याण की भावना से प्रेरित हो कोई जरूरी नहीं है, और सर्वसम्मति लोक कल्याण की भावना से प्रेरित हो कोई जरूरी नहीं है। लेकिन लोकमत जनमत निश्चित रूप से सार्वजनिक हित व लोक कल्याण की भावना से ही प्रेरित होता है। मतलब लोकमत उसे ही कहेंगे जिसका आधार सार्वजनिक हित है और लोक कल्याण की भावना है, लोक कल्याण की भावना है। वास्तविक रूप में लोकमत के अंतर्गत जन कल्याण की भावना होगी, किसी वर्ग विशेष या जाति विशेष का हित नहीं होगा, किसी वर्ग विशेष या जाति विशेष की भलाई नहीं होगी, बल्कि वास्तविक रूप में लोकमत का आधार विवेक और निस्वार्थ भावना है, और इसका लक्ष्य संपूर्ण समाज का हित है, और इसी के साथ में समाज के उच्च मूल्य और आदर्शों की रक्षा करना है। ठीक है। तो वास्तविक रूप में इसका दूसरा जो विशेषता आएगा वो आएगा लोकमत सार्वजनिक हित व लोक कल्याण की भावना से ही उत्प्रेरित होता है। ये किसी स्वार्थ भावना से प्रेरित नहीं होता है, ये किसी वर्ग विशेष या जाति विशेष की भलाई से प्रेरित नहीं होता है, बल्कि वास्तविक रूप में यह सार्वजनिक हित व लोक कल्याण की भावना से ही उत्प्रेरित होता है। जैसा कि विद्वान बेनी प्रसाद ने कहा भी है कि वही मत वास्तविक लोकमत होता है जो जन कल्याण की भावना से प्रेरित होता है। किसने कही ये बात? बेनी प्रसाद ने। नोट कीजिएगा, डॉक्टर बेनी प्रसाद कह रहे हैं कि वही मत वास्तविक लोकमत होता है। वही मत, क्या कह रहा हूं मैं? वही मत वास्तविक लोकमत होता है जो जन कल्याण की भावना से प्रेरित होता है। अब यहां देखो, वही मत वास्तविक लोकमत होता है जो जन कल्याण की भावना से प्रेरित होता है, तो यहां पर दो बातें आ गई। लोक मत, आप इनको अलग अलग भी समझ सकते हैं। लोक का मतलब तो एक समुदाय विशेष होता है, एक समुदाय विशेष होता है, लोगों का एक समूह होता है। लोक और मत का मतलब होता है कि वास्तविक रूप में किसी भी विषय विशेष पर उस समुदाय विशेष की क्या अभिवृत्तियां हैं, उसकी क्या अभिवृत्तियां हैं, उसके क्या विचार हैं, वो ही लोकमत कहलाता है। और क्या है इसमें? ठीक है। तो बेनी प्रसाद क्या करे, वही मत वास्तविक लोकमत होता है जो जन कल्याण की भावना से प्रेरित होता है। तीसरी विशेषता है लोकमत जनता का अपेक्षाकृत स्थायी मत होता है। ध्यान दीजिएगा, लोकमत जनता का अपेक्षाकृत स्थायी मत होता है, अर्थात वास्तविक रूप में जो लोकमत होता है ना, वो विवेक पर आधारित होता है, निस्वार्थ भावना पर आधारित होता है, और उसका लक्ष्य संपूर्ण समाज का हित होता है। ऐसी स्थिति में लोकमत अपेक्षाकृत कुछ सीमा तक एक स्थायी विचार होता है, एक स्थायी अभिवृत्ति होती है, एक स्थायी मनोवृत्ति होती है। इसीलिए लोकमत जनता का अपेक्षाकृत स्थायी मत होता है। और चौथा विशेषता है लोकमत समाज की मूल्य व्यवस्था व आदर्शों से गठबंधित होता है। ध्यान दीजिएगा, लोकमत समाज की मूल्य व्यवस्था, वैल्यू सिस्टम, मूल्य व्यवस्था व आदर्शों से गठबंधित होता है। अर्थात वास्तविक रूप में जो लोकमत होता है वह समाज की मूल्य व्यवस्था व आदर्शों से गठबंधित होता है। कैसे? भाई, किसी भी समाज का आप अध्ययन कीजिएगा, किसी भी देश की राज्य व्यवस्था का अध्ययन कीजिएगा, वहाँ वास्तविक रूप में समाज के कुछ आदर्श होते हैं, कुछ मूल्य व्यवस्थाएं होती हैं, और समाज के आदर्शों के लिए जैसे नैतिकता और न्याय, अगर नैतिकता और न्याय की
ठीक से सरकार के द्वारा रक्षा नहीं की जा रही है, ऐसी स्थिति में संपूर्ण जनता, जनमत, लोकमत सरकार के विरुद्ध खड़ा हो जाता है और फिर सरकार को नैतिकता, न्याय जैसे आदर्शों की रक्षा करनी ही पड़ती है। तो वास्तविक रूप में लोकमत समाज की मूल व्यवस्था आदर्शों से गठबंधित होता ही होता है। मतलब लोकमत का जो आधार होता है वह वास्तविक रूप में मूल्य व्यवस्था और आदर्श होते ही होते हैं। अर्थात वास्तविक रूप में लोकमत का यहाँ मैंने नोट भी कर दिया है, लोकमत वास्तविक रूप में समाज के आदर्शों का रक्षक होता है। इसलिए समाज के जो आदर्श हैं और मूल व्यवस्था है उनकी रक्षा नहीं की जा रही सरकार के द्वारा। तो ऐसी स्थिति में, तो क्या कह रहा हूँ मैं, ऐसी स्थिति में जनमत उसके विरुद्ध हो जाता है, उसके विरुद्ध आवाज़ उठाने लग जाता है और जनमत की बातों के सामने, जनमत के आदर्शों के सामने सरकार को झुकना ही पड़ता है। इसलिए एक अंत में कहा जा सकता है कि लोकमत समाज की मूल व्यवस्था व आदर्शों से गठबंधित होता है। मतलब इसका मूल भावार्थ यही है कि वास्तविक रूप में जो जनमत होता है वह समाज के आदर्शों का रक्षक होता है, समाज के आदर्शों का रक्षक होता है। इसलिए समाज के आदर्शों, समाज की मूल व्यवस्थाओं से यदि छेड़खानी की जाती है तो जनमत उसके विरुद्ध हो जाता है। ये इसका चौथा विशेषता होगी। तो लोकमत की 4 विशेषताएं मैंने आपको अच्छे से समझा दी हैं। आशा करता हूँ ये चारों विशेषताएं आप समझ गए होंगे। और अंत में मैं एक बार पुनः कहना चाह रहा हूँ कि लोकमत आखिर क्या चीज़ है, ये बात आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो यहाँ पर 4 विशेषताएं लिखने के बाद में लास्ट में यहाँ निष्कर्ष रूप में ये बात आप नोट करेंगे क्या, कि लोकमत जनसाधारण का ऐसा मत है। लोकमत जनसाधारण का ऐसा मत है, ऐसा मत है मतलब जनता की जो अभिवृत्ति है, जो मनोवृत्तियाँ हैं, जो विचार हैं। लोकमत जनसाधारण का ऐसा मत है जो अपेक्षाकृत स्थायी, मतलब जो आवेगों से, भावनाओं से प्रेरित नहीं हो रहा है, जो अपेक्षाकृत स्थायी, विवेकी व सार्वजनिक हित साधन के लक्ष्य से उत्प्रेरित तथा समाज के आदर्शों का रक्षक होता है। फिर से दोहरा रहा हूँ, लोकमत जनसाधारण का ऐसा मत है जो अपेक्षाकृत स्थायी, स्थायी क्यों कहा गया है, क्योंकि जो लोकमत होता है ना उसके बारे में कहा गया है कि भाई ये आवेगों से उत्प्रेरित नहीं होना चाहिए, भावनाओं से उत्प्रेरित नहीं होना चाहिए, बल्कि ये विवेक से उत्प्रेरित होना चाहिए। तो फिर से कह रहा हूँ मैं, लोकमत जनसाधारण का ऐसा मत है जो अपेक्षाकृत स्थायी, विवेकी, जो बुद्धि पर आधारित हो, विवेकी व सार्वजनिक हित साधन के लक्ष्य से उत्प्रेरित, मतलब इसका जो लक्ष्य सार्वजनिक हित होना चाहिए, वर्ग विशेष या जाति विशेष का हित नहीं होना चाहिए। सार्वजनिक हित साधन के लक्ष्य से उत्प्रेरित तथा समाज के आदर्शों का रक्षक होता है, तथा समाज के आदर्शों का रक्षक होता है, वही लोकमत कहलाता है। पुनः आइए, यहाँ मैंने आपको कहा था कि किसी समस्या विशेष पर समाज के विविध विचारों का अपेक्षाकृत स्थायी समन्वयी मत ही लोकमत कहलाता है। आशा करता हूँ आप लोकमत क्या चीज़ है ये ठीक से समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।